नमस्कार स्टूडेंट्स, हम बीएससी फर्स्ट ईयर की फ़िज़िकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस फ़िज़िकल केमिस्ट्री में हम यूनिट 5 केमिकल काइनेटिक्स स्टडी कर रहे थे। केमिकल काइनेटिक्स में हम लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने जो स्टडी किया था वो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शंस की, हमने एक इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस कैलकुलेट की थी। ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस हमने उन रिएक्शंस की कैलकुलेट की थी जिनमें या तो एक ही रिएक्टेंट हो या दो अलग अलग रिएक्टेंट होते हैं, उन दोनों की कंसंट्रेशन जो है वो सिमिलर कंसंट्रेशन थी। इनिशियल कंसंट्रेशन जो थी वो सिमिलर कंसंट्रेशन थी। आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम वही इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस कैलकुलेट करेंगे सेकंड ऑर्डर की, लेकिन दोनों रिएक्टेंट जो लेंगे उनकी इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो डिफरेंट कंसंट्रेशन होगी। चलो फर्स्ट ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री फिफ्थ यूनिट है आपकी केमिकल काइनेटिक्स। इस केमिकल काइनेटिक्स में हम स्टडी कर रहे थे ऑर्डर्ड रिएक्शंस, जिसमें हम उनके रेट इक्वेशंस निकाल रहे थे। जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस हमने कंप्लीट कर ली और फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हमने कंप्लीट कर ली। अब हम सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं। सेकंड ऑर्डर में भी मैंने आप लोगों को एक वो बता दिया है, एक इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस हमने कैलकुलेट कर ली। सेकंड ऑर्डर रेट इक्वेशन रिएक्शन when both reactant are same या उनकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन डिफरेंट भी है तो उनकी इनिशियल कंसंट्रेशन सेम है, उस केस में हम K2 की वैल्यू कैलकुलेट की थी। क्या इक्वेशन बनाई थी? K2 इक्वल टू 1/T x a माइनस एक्स, ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली थी। ये एक इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस हमने बना ली थी। आज हम दूसरा केस लेंगे, सेकंड केस, व्हेन both reactant concentration are different। दोनों की इनिशियल कंसंट्रेशंस, both reactant initial concentration are different इनिशियल कंसंट्रेशंस होंगी तो हम कैलकुलेट करेंगे। देखो A प्लस बी, ये कोई रिएक्टेंट है, इन्होंने रिएक्शन की और ये कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। अब हमने ये कहा कि इन दोनों की इनिशियल कंसंट्रेशंस अलग अलग थी। ए की इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल मीन्स T इक्वल टू 0, जब हम ये रिएक्शन स्टार्ट करते हैं उस टाइम रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन ए थी और रिएक्टेंट बी की कंसंट्रेशन बी थी, और प्रोडक्ट हमारा बनना शुरू ही नहीं हुआ तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 थी। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या थी? 0 थी। टी टाइम पे मीन्स कुछ टाइम के बाद जब हम इनकी कंसंट्रेशन स्टडी करते हैं, टी इक्वल टू टी टाइम पे जब हम रिएक्शंस को इनकी कंसंट्रेशन स्टडी करते हैं तो ए की जो कंसंट्रेशन थी वो रिमेनिंग कंसंट्रेशंस कितनी बची? ए माइनस एक्स। बी की रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितनी बची? बी माइनस एक्स। मीन्स ए के एक्स और बी के एक्स आपस में रिएक्शन करके कितने प्रोडक्ट बना लिए? एक्स प्रोडक्ट बना लिया। तो प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन तो क्या हो गई? एक्स, सॉरी प्रोडक्ट की टी टाइम पे कंसंट्रेशन क्या हुई? एक्स। ए की रिमेनिंग कंसंट्रेशन टी टाइम पे कितनी बची? ए माइनस एक्स। और बी की कितनी बच गई? बी माइनस एक्स। क्लियर? अब हम इस इक्वेशंस के लिए रेट लिखेंगे।
रेट, जब भी हम रेट लिखते हैं तो एक स्टूडेंट ने कमेंट किया हुआ था कि आप रिएक्टेंट की फॉर्म में रेट लिखा है तो माइनस साइन यूज़ किया। ये सिर्फ और सिर्फ माइनस साइन या प्लस साइन जो है वो हमें यही इंडिकेट करता है कि कंसंट्रेशंस डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है, बस। बाकी डेरिवेशन में हम इस माइनस साइन को कहीं पे भी यूज़ नहीं करेंगे। तो मैंने क्या कहा कि रेट कैसे लिखोगे, रेट डी ए अपॉन डी टी, ये वाला माइनस आएगा, ये इक्वल टू डी बी अपॉन डी टी, ये भी माइनस आएगा। मैंने इनिशियली आप लोगों को बताया था कि जब हम रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में रेट लिखते हैं तो माइनस साइन यूज़ करते हैं, और प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में रेट लिखा जाता है तो प्लस साइन यूज़ किया जाता है। और क्या होगा ये रेट होगा रेट लॉ के अकॉर्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की कंसंट्रेशंस इनटू बी की कंसंट्रेशंस। यही है। मैं इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखूंगी तो प्लस साइन यूज़ करूंगी डी पी अपॉन डी टी, और इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हम कोई कांस्टेंट काम में लेते हैं। प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए कोई भी कांस्टेंट काम में लिया। क्या कांस्टेंट? के कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट को कैसे डिनोट करते हैं? अब ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लगा दूँ मैं? 2। तो K2 क्या है? सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, A और B। अब देखो T टाइम पे A की कंसंट्रेशंस कितनी है? A माइनस एक्स, और B की कंसंट्रेशन क्या है? B माइनस एक्स, और P मीन्स प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है? X। ये वैल्यूज मैं इस इक्वेशन में रखूं। T टाइम पे A की कंसंट्रेशन A माइनस एक्स है, B की कंसंट्रेशन B माइनस एक्स है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन X है। ये वैल्यूज उठा के मैं इस इक्वेशन में रखूं तो हमारे पास रेट की इक्वेशन क्या बन जाएगी? बनेगी डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी, ये इक्वल टू आ गया K2 A माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। ये तो इक्वेशन कहलाएगी डिफरेंशियल रेट इक्वेशंस, सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज ए डिफरेंशियल सेकेंड ऑर्डर रेट इक्वेशन। ये कौन सी है? सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है। क्लियर? अब हम बनाएंगे, क्योंकि जब भी हम डिफरेंशियल मीन्स हमने यहाँ पे क्या किया? केवल स्मॉल चेंजेस स्टडी किए। यदि मुझे पूरी रिएक्शन की स्टडी करना है तो मैं इस डिफरेंशियल का क्या करूँगी? इंटीग्रेशन करूँगी। मीन्स अब हम इनकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बनाएंगे। इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे कि कंसंट्रेशंस टर्म को एक साइड लेके जाएंगे। मीन्स यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है, कंसंट्रेशंस और टाइम, तो हम इन वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेंगे। कंसंट्रेशंस टर्म को एक साइड लेके आएंगे और टाइम के वेरिएबल्स को एक साइड लेके जाएंगे। क्लियर? तो टाइम का तो dt है केवल, और कंसंट्रेशंस के देखो dx भी है, और ये पूरी वैल्यूज भी है। भाई K2 तो क्या है? कांस्टेंट, ये तो वेरिएबल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस बनाने के लिए इन वेरिएबल्स को, सबसे फर्स्ट स्टेप तो इन वेरिएबल्स को ही सेपरेट करेंगे। ये कंसंट्रेशन टर्म को यहाँ लेके आऊँगी और इस dt को उठा के यहाँ लेके जाऊँगी। तो मेरे पास क्या इक्वेशन बचेगी? dx अपॉन a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स इक्वल टू K2 dt। इस इक्वेशंस का हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। इस इक्वेशंस का अब हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करो, dx a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स इक्वल टू K2 dt। देखो ये इक्वेशन हमें 1 अपॉन u इंटू वी की फॉर्म में मिली है, तो
इस इक्वेशंस को हम सोल्व करते हैं। ये इक्वेशंस जो है आप लोगों को कैसे याद रखनी है कि जो मैथ्स के हैं हो सकता है वो इसको सोल्व कर ले। आपको इसको डायरेक्ट बहुत लंबा चौड़ा डेरिवेशन नहीं करना है, आपको सिर्फ ये याद करना है कि 1/a-x इंटू b-x। इस इक्वेशंस को हम खोलते हैं 1/a-b इंटू में। देखो बाहर क्या गया, 1/a पहले वो लिखा इसलिए a-b। अब देखो a-b याद करने का तरीका बता रही हूँ मैं। a-b a पहले है तो यहाँ पे जो नीचे लिखूंगी मैं वो 1/b-x b वाला लिखूंगी, फिर माइनस साइन आएगा -1/a-x। भाई कहाँ कंफ्यूज होंगे हम, अंदर हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि पहले मैं a-x लिखूं या b-x लिखूं 1/ की फॉर्म में। तो कैसे याद रखना है, बाहर तो आएगा a और b, तो a-b लिख दिया 1/a-b। अब a पहले आया है तो अंदर जो है वो b-x वाला पहले आएगा, तो 1/b-x माइनस 1/a-x। ये आपको लर्न करनी है इक्वेशंस। ये मैथमेटिकल है, पूरा एक डेरिवेशन आता है, हमें उसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं। हम यहाँ मैथ्स नहीं पढ़ रहे, हम यहाँ केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो आपको ये डायरेक्ट याद रखनी है। क्लियर। अब ये वैल्यू मैं उठा के यहाँ पे रखूँ, ये वैल्यू उठा के मैं यहाँ पे पुट करूँ, क्योंकि आप 1/u इंटू वी का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करते हो। अभी आपको ये इक्वेशंस मिली थी 1/u इंटू वी की फॉर्म में, इसलिए हम इस इक्वेशंस को तोड़ा है और इस फॉर्म में तोड़ा है। क्लियर। अब देखो 1/a-b 1/b-x माइनस का 1/a-x और dx और इसका इंटीग्रेशन इक्वल टू ये क्या है k2 dt का इंटीग्रेशन। क्लियर यहाँ तक। अब देखो 1/a-b, a और b इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये चेंज नहीं होंगी तो ये वेरिएबल भी नहीं है, और जो वेरिएबल नहीं होती हैं उसका इंटीग्रेशन भी नहीं होता है, मीन्स उस इंटीग्रेशन का भी इफेक्ट नहीं पड़ता है और डिफरेंशियल का भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये वाली जो वैल्यू है ये इंटीग्रेशन से मैं बाहर लिख सकती हूँ, इस वैल्यू को मैं इंटीग्रेशन से क्या है बाहर लिख सकती हूँ। लिखो 1/a-b इंटीग्रेशन से बाहर आ गई, अंदर क्या बचा 1/b-x माइनस का 1/a-x dx, और इधर क्या बचा इंटीग्रेशन ऑफ k2 dt। इस k2 को भी मैं बाहर लिख दूँ, k2 कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट, इसलिए k2 पे भी इंटीग्रेशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए मैंने इस k2 को बाहर लिख दिया। अब देखो बेटे ये वाली फॉर्म आपकी, ये वाला इंटीग्रेशन ऐसे बन गया क्या 1/x dx, इस फॉर्म में बना। मान लो ये पूरा का पूरा आपका x है तो ये इस फॉर्म में बना 1/x dx, और 1/x dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो आता है आपके पास ln x। क्लियर। अब आपके पास b-x मीन्स -x का वापस से आप इसका जो है वो इंटीग्रेशन करते हो तो -x का क्या आएगा -1 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आगे ये आपके पास आएगा 1/b-x dx। इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन पहले तो इसको पूरे को x की तरह लिख दूँ मैं, तो ये तो आ जाएगा ln b-x, और ये -x का फिर से होगा तो -1, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ 1/a-x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये भी 1/x की फॉर्म में है, इसका ln a-x
और इस फिर माइनस एक्स का फिर से होगा तो क्या होगा -1, यहाँ पे माइनस आ गया। क्लियर? तो इसका तो इंटीग्रेशन मिला हमें, इस पूरे पोर्शन का इंटीग्रेशन मिल गया -ln b माइनस एक्स। 1/a माइनस बी तो पहले से ही था, यहाँ पे मिला -ln b माइनस एक्स। अब ये माइनस ऑलरेडी है, और 1/a माइनस एक्स का जब मैं इंटीग्रेशन करती हूँ तो मेरे पास आता है -ln a माइनस एक्स, यहाँ पे -ln a माइनस एक्स इक्वल टू, यहाँ क्या आया k2 एज इट इज, और d2 का क्या आएगा t। अब देखो विदाउट लिमिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आएगा। क्या पुट करूं मैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस में c। c क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्लियर यहाँ तक? अब देखो इसको अंदर वाले को और थोड़ा सा सोल्व कर लो। 1/a माइनस बी, ये आ गया -ln b माइनस एक्स। मैं इस ब्रैकेट को खोलूंगी तो ये माइनस और ये माइनस प्लस में कन्वर्ट होगा ln a माइनस एक्स, ये इक्वल टू आ गया k2t प्लस c। अब c इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, और इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इनिशियल कंडीशंस अप्लाई करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, इनिशियल कंडीशंस अप्लाई करेंगे। देखो इनिशियली जब हमने रिएक्शन स्टार्ट की थी तो क्या था हमारे पास, t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 0। मीन्स प्रोडक्ट बनना शुरू ही नहीं हुआ था जब हमने रिएक्शन स्टार्ट ही की थी। मीन्स जब t इक्वल टू 0 मीन्स रिएक्शन जैसे ही दोनों रिएक्टेंट को मिक्स किया था उस टाइम की बात कर रहे हैं। तो इनिशियल कंडीशंस अप्लाई करूं, अप्लाई इनिशियल कंडीशन, और इनिशियल कंडीशन क्या कहती है कि t इक्वल टू 0 था, उस केस में हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या थी, 0, बनना शुरू ही नहीं हुआ था। और आपके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या थी, एक की A थी और एक की B थी। मीन्स A माइनस एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ये कंसंट्रेशन ही तो है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन T टाइम पे। अब यहाँ पे हम स्टार्टिंग में ही देख रहे हैं तो ये कंसंट्रेशन क्या हुई, A, और B माइनस एक्स की जगह हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, B। अब ये चारों वैल्यूज़ को मैं इस इक्वेशन में यूज़ करूँगी। ये जो चारों वैल्यूज़ हैं t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0, a माइनस एक्स इक्वल टू a और b माइनस एक्स की वैल्यू b, ये वैल्यूज़ मैं इस इक्वेशन में यूज़ करूँगी। इस इक्वेशंस को नंबर 1 दे दो और इसको 2 दे दो। पुट द वैल्यू ऑफ इनिशियल कंडीशंस फ्रॉम इक्वेशन 2 इनटू इक्वेशन 1। पुट करो, क्या आएगा, 1/a माइनस बी एज इट इज माइनस ln। अब ये b माइनस एक्स किसकी जगह है, b माइनस एक्स की जगह मैं क्या वैल्यू पुट करूंगी, b प्लस ln a माइनस एक्स की जगह मैं क्या वैल्यू पुट करूंगी, a इक्वल टू k2 और इस t की जगह मैं वैल्यू पुट करूंगी 0 प्लस में c। यही वैल्यू कन्वर्ट हुई, सारी वैल्यूज मैंने पुट कर दी। 1/a माइनस बी एज इट इज माइनस ln b माइनस एक्स की जगह मैंने वैल्यू की पुट की b प्लस ln a माइनस एक्स की जगह वैल्यू पुट की मैंने a इक्वल टू k2t, t की जगह मैंने वैल्यू पुट की 0 प्लस में c। अब देखो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, c की वैल्यू निकालनी है। तो c की वैल्यू निकालनी है तो अब इसको थोड़ा सा सोल्व करो। 1/a माइनस बी, ये आया माइनस ln b प्लस ln a, और यहाँ क्या बना
ये 0 इक्वल टू सी, मीन्स मेरे पास सी की वैल्यू भी आ गई। सी की वैल्यू, अब देखो ये चाहो तो यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, या आप सी की वैल्यू पुट करने के बाद जो इक्वेशंस आए वहाँ पे अप्लाई कर लेना एक साथ। लॉग की प्रॉपर्टी हमें पता है कि ln x अपॉन वाई को हम लिखते हैं ln x माइनस ln y। तो हमें कभी भी ये वैल्यू मिलती है तो माइनस वाली को तो मैं अपॉन में लिखूंगी और प्लस वाली को मैं ऊपर मल्टीप्लाई में लिखूंगी। तो देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, माइनस का तो b ln b है और प्लस का ln a है। तो मैं इस इक्वेशंस को लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करके मैं ऐसे लिख सकती हूँ, क्या ln ऊपर प्लस वाला लिखूंगी a और नीचे माइनस वाला लिखूंगी b इक्वल टू सी। वैल्यू मिल गई, इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूँ इक्वेशन नंबर 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ किसका, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, पुट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट फ्रॉम इक्वेशन 2 इनटू इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करते हैं। क्या आएगा, 1 अपॉन a माइनस बी एज इट इज, ये वैल्यू एज इट इज लिखें, माइनस ln b माइनस एक्स प्लस ln a माइनस एक्स इक्वल टू k2t एज इट इज प्लस, अब इस c की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे। c की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, 1 अपॉन a माइनस बी ln a अपॉन बी। अब देखो ये कंसंट्रेशन टर्म है और इधर ये पूरी कंसंट्रेशन टर्म है, तो कंसंट्रेशन टर्म को एक साइड ले आओ और बाकी टर्म्स को एक साइड रख लो। कंसंट्रेशन टर्म, ये वाली कंसंट्रेशन टर्म है और ये वाली भी कंसंट्रेशन टर्म है। मैं इसको यहाँ उठा के यहाँ लेके आती हूँ। ये क्या है, a माइनस बी, यहाँ पे भी मैं लॉग की प्रॉपर्टी लगा रही हूँ। देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो आप क्या लिखोगे, इसको ऐसे लिख सकते हो, ln प्लस वाले को ऊपर a माइनस एक्स और माइनस वाला क्या है b माइनस एक्स, तो माइनस वाले को नीचे। लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करवा दी मैंने यहाँ पे, इक्वल टू k2t प्लस, सीधा ही लिख दिया मैंने, अभी तो अगले टर्म पे चेंज करनी, ln a अपॉन बी। अब ये कंसंट्रेशन वाली टर्म को उठा के मैं इधर लेके आई, तो मेरे पास क्या बना, 1 अपॉन a माइनस बी ln a माइनस एक्स b माइनस एक्स माइनस, भाई ये प्लस का था, यहाँ पे आते ही किसका कन्वर्ट हो गया, माइनस का, माइनस 1 अपॉन a माइनस बी ln a अपॉन बी इक्वल टू k2t। इधर केवल k2t बचा, ये पूरा पोर्शन उठा के मैं यहाँ ले आई, तो इक्वल साइन के इधर लेके आई, तो ये प्लस का था वो किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस में कन्वर्ट हो गया। क्लियर। अब देखो इसको थोड़ा सा सोल्व और कर लेते हैं। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में 1 अपॉन a माइनस बी कॉमन आ रहा है, इसमें भी 1 अपॉन a माइनस बी है, यहाँ पे भी 1 अपॉन a माइनस बी है, दोनों को कॉमन, दोनों में कॉमन ले लो, 1 अपॉन a माइनस बी कॉमन आ गया। यहाँ पे अंदर क्या बचा, ln a माइनस एक्स अपॉन बी माइनस एक्स, यहाँ क्या बचा, माइनस ln a अपॉन बी। ये तो बाहर ले लिया मैंने, ये वाला पोर्शन तो कॉमन लिया है, यहाँ पे बाहर रख दिया, ये माइनस ये इक्वल टू क्या आया, k2t। अब देखो यहाँ पे भी हम लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे। लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है देखो लॉग की प्रॉपर्टी में आपको दो चीज़ें याद रखनी है, ln x y को हम लिखते हैं ln x प्लस ln y,
और ln x अपॉन y को लिखा जाता है ln x माइनस ln y। मीन्स माइनस साइन जो आता है वो अपॉन में आता है। क्लियर? अब यहाँ पे देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, इसको मैं ऊपर लिखूंगी और a अपॉन b को नीचे लिखूंगी। और जैसे ही मैं a अपॉन b को नीचे लिखूंगी मैं इस इक्वेशंस को रिवर्स कर दूं। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहीं पे रिवर्स कर लो। यहीं पे जैसे ही हम इसको रिवर्स करेंगे, भाई b वाला जो है वो हमारा नीचे अपॉन में है, इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो माइनस साइन यूज़ करूंगी और ऊपर वाले को नीचे लेके आऊंगी तो भी माइनस साइन यूज़ करूंगी। मीन्स इस इक्वेशंस को ln a अपॉन b को जब मैं लिखूंगी तो माइनस ln b अपॉन a की फॉर्म में लिखूंगी। और इस माइनस और ये माइनस में प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी b अपॉन a की। अब मेरे पास ये x है और ये y है, ln x प्लस ln y को मैं लिखूंगी ln x इंटू y, लॉग की प्रॉपर्टी में अप्लाई कर दो। 1 अपॉन a माइनस b ln ये पूरा का पूरा x a माइनस एक्स अपॉन b माइनस एक्स इंटू में ये क्या है y, ये क्या हुआ b अपॉन a, ये इक्वल टू आया k2t। मीन्स इस इक्वेशंस को मैं थोड़ा सा और अरेंज करके फॉर्म में लिखूं तो मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा। k2t मैंने इसको पहले लिख दिया इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस b ln, देखो b ऊपर क्या क्या है b इंटू a माइनस एक्स अपॉन नीचे क्या है a इंटू बी माइनस एक्स। ln नेचुरल लॉग है, लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। भाई ln को ये नेचुरल लॉग होता है और इसको लॉग बेस 10 की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि जो भी वैल्यूज़ हमें पता होती हैं वो लॉग 10 की बेस में पता होती है। इसमें हम इसमें कन्वर्ट करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 से mल्टीप्लाई करते थे। तो मैं इस नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 की फॉर्म में कन्वर्ट करूँगी तो क्या करूँगी 2.303 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी लॉग b a माइनस एक्स a b माइनस एक्स। ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर की, और ये इक्वेशन हम तब काम में लेंगे जब हमारे पास दोनों रिएक्टेंट अलग अलग हो और उनकी इनिशियल कंसंट्रेशन भी अलग अलग हो, तब हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। और इस इक्वेशंस का यूज़ करके हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी टाइम पे। K2 इक्वल टू हुआ 1 अपॉन T 2.303 T a माइनस b log b a माइनस एक्स अपॉन a b माइनस एक्स। इस इक्वेशंस का यूज़ करके हम K2 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में इस सेकंड ऑर्डर की रिएक्शंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। उसके बाद इस सेकंड ऑर्डर की रिएक्शंस के रेट कांस्टेंट की यूनिट लिखेंगे और इसका हाफ लाइफ टाइम स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।